अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगिर बाकर। सबसे पहले तमाम नाजरीन बिलखुसूस यानी सऊदी अरब और ख़लीज अरब के जो देखने वाले हमारे नाजरीन हैं, हम उन सभी को ईद उल फित्र की पेश की मुबारकबाद पेश करते हैं। सऊदी अरब की जानिब से नाजरीन आपको बता दें, डिक्लेयर कर दिया गया है कि शव्वाल का चांद नज़र आ चुका है। कल यानी इतवार 30 मार्च को सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में ईद उल फित्र मनाई जाएगी, ये ऐलान कर दिया गया है। और आपको बता दें कि बरसग़ीर हिंद पाक में कल जो है रोयत हिलाल पर इन्हिसार होगा और कल जो है हिलाल की जो है तलाश की जाएगी। लेकिन आज के हवाले से ये खबर है कि सऊदी अरब की जानिब से ऐलान कर दिया गया है और दीगर अरब ममालिक की जानिब से भी इस बात की तौसीक़ हुई है कि चांद नज़र आ गया है शवाल का। और कल यानी 30 मार्च को इतवार के रोज़ सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक में ईद उल फित्र मनाई जाएगी। यकुम शव्वाल का आगाज़ हो चुका है। तो बहरहाल कल हमारे पास जो है यानी मून साइटनिंग होगी और उसके बाद फिर हम तय करेंगे बरसग़ीर की। अगर मैं बात करूं तो मैं माई साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं जो है माई साहब को सऊदी अरब के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूं, बहरहाल इस दुआ के साथ कि हमारे पास अभी एक 29वां रोज़ा कल है और फिर हम ये भी जो है ज़रूर तमन्ना करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि कल ही हमारे पास चांद नज़र आ जाए, परसों भी नज़र आ सकता है। तो इस तरह से 30 रोज़े हो सकते हैं। बहरहाल अंदाजे अंदेशे या फिर सऊदी अरब के फौरी तौर पर दूसरे दिन हो जाना ये ज़रूरी भी नहीं है। तो बहरहाल इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम के हवाले से हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज हम करंट अगर इशू पर बात करें, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में फिर एक मरतबा जैसी झड़प हुई है उसमें 16 नक्सली मारे गए हैं। तो इस हवाले से फिर हमारे वज़ीर दाखिला की जानिब से फिर एक मरतबा ये बयान सामने आया है कि 31 मार्च 2026 में देश से, भारत से नक्सलिज़म माओइज़म मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। लिख कर रख लें, ये अमित शाह साहब ने कहा है, ये दूसरी मरतबा उन्होंने कहा। तो बहरहाल हम आज के इस प्रोग्राम में चूँकि हम बात ये करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ हो गया और फिर उसके साथ साथ अगर हम देखें दूसरे मकामात पर यानी नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में कुछ ना कुछ मुसल्ला जो हमले वगैरह होते हैं उसमें जाने जाती हैं, चाहे वो फोर्सेस के हों या फिर मुख्तलिफ तहरीकों की जानिब से जो हमले किए जाते हैं उनकी अमवात हों, उनकी हलाकतें हों। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी होता है। तो हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे माओइज़म पर, नक्सलिज़म पर, टेररिज्म पर, कम्युनलिज्म पर, कैपिटलिज्म पर, और हम समझना चाहेंगे कि ये क्या हैं। कुछ नज़रियात, कुछ तो वो है जो इसको नज़रियात के तौर पर देखते हैं। अब जहाँ तक मुसल्ला जो जिसको कोई जिद्दोजहद कहता है, उसको कोई जो है माओइज़म कहता है, कोई जो है नक्सलिज़म कहता है, कोई जो है टेररिज्म कहता है। तो ये क्या है, और मुख्तलिफ तहरीकें भी इसी दरमियान में उठी, जिसमें बहुत सारी तहरीकें तो बहुत सारी हैं। अगर हम पंजाब में देखें तो कुछ तहरीक मिलती है हमको, जम्मू कश्मीर में देखें तो कुछ तहरीक मिलती हैं, और इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में देखें तो वहाँ पर भी तहरीकें हमको नज़र आती हैं। जनूबी हिंद की रियासतों में देखें तो वहाँ पर भी तहरीकें नज़र आती हैं, न सिर्फ सिविल तहरीकें बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर मुसल्ला तहरीकें हमको मिलती हैं। तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि हमारा जो नज़रिया है सरकारी सतह पर वो क्या है और जो तहरीकें हैं वो क्या दावे करती हैं, और वाकईतन जिस तरह से हमारे वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर देश को जो है छुटकारा मिल जाएगा इससे, तो वो कैसे मिल पाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ जिस तरह से मैंने कहा कि मौजूद मेहमान एम माजिद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं वाहिद साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आगाज़ करेंगे माजिद साहब से। भाई साहब, सबसे पहले बात यह है कि नक्सलिज़म के हवाले से जो बात है, और वैसे तो आज से साल भर पहले भी अगर हम देखें, 2 साल पहले भी देखें, तो हमारे वज़ीर दाखिला ने यही कहा कि हमने पूरा सफाया कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद बड़े बड़े हमले हुए जिसमें बड़ी तादाद में हमारे फोर्सेस की भी जाने गई और फिर उसके साथ साथ वो जो नक्सली माओइस्ट थे उनकी भी जाने गई। फिर एक मरतबा एक बड़ा हमला हुआ, फिर एक मरतबा एक बड़ा बयान सामने आ गया। जी भाई साहब, छत्तीसगढ़ से आगाज़ करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इब्तिदा में आपने रोयत के बारे में बात की थी। जी ठीक है, वो सब्जेक्ट तो नहीं है,
लेकिन एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो भी हमने मुफ्ती साहिबान से जो कुछ हमने लिया है, अख़ज़ किया है, रुयत का मतलब ये है कि शहादत होना, कि चाँद आँखों से देखने की बात होती है। और वैसे भी कई इस्लामी मुल्कों में, ख़ासकर सऊदी अरब में भी नए किस्म के जो अदसे लगाकर जो है एस्ट्रोनॉमी के जो बड़े अदसे लगाते हैं, वो उसके ज़रिए भी चाँद को देखा जाता है। और ये भी क़यास किया जाता है कि एक दिन या दूसरा दिन को सभी होगा। लेकिन एक बात, उस पर हमको कोई तनाज़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर अक्सर हम देख रहे हैं कि अरे भाई वहाँ चाँद दिखा, यहाँ क्या चाँद दिखा। तो देखिए अब सऊदी अरब में क्या वक्त हो रहा है, अभी जस्ट मगरिब हुई है जी हाँ। और यहाँ हम ईशा, बल्कि तरावी भी हमारे पास शुरू हो गई है। वक्त हर इलाके का अलग अलग होता। ये जो हमारी सोलार सिस्टम या लोनार सिस्टम है, यानी जो कायनात की जो पहल है, हमने जो कैलेंडर बनाया है वो दो तरीके से बनाया है जी। एक लोनार कैलेंडर है, एक सोलार कैलेंडर है। और जितने भी, चाहे वो जनरल कैलेंडर हो या धार्मिक कैलेंडर हो, किसी भी मुख्तलिफ तबक़ात की कैलेंडर हो जी। ये इसकी मेजर जो बुनियादी है दो सुतून पर होती हैं जी। सोलार और लोनार पर। उसकी वजह से ये वक्त बदलते हैं, चांद बदलते हैं। और रही बात, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई केरला में जो है मनाया जाता है, जब गल्फ़ में ईद होती है तो केरला में भी ईद हो जाती है, आपके यहाँ क्यों नहीं होती, हिंदुस्तान में क्यों होती? यहाँ एक बात मैं समझता हूँ कि हमारे, शायद हमको ज़रूरी है ये बात हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, कि रोयत जो होती है वो ममलिकत, ख़िता और जोग्राफियाई पैरामीटर्स की होती है। बुंदेलखंड की जो वादियाँ, मतलब वो चीज़ें हैं, या फिर इधर की जो दक्षिण की जो चीज़ें हैं, ये अलग अलग खित्ते में हमेशा अलग रही है। सिर्फ एक हुक्मरान ऐसा रहा जिसने सारे हिंदुस्तान को अखंड भारत किया था, और वो हुक्मरान को आजकल तनाज़े में जो है किया गया है, जिसने खंदार से म्यांमार तक और यहाँ से यानी कश्मीर से लेके मलबार तक एक अखंड भारत बनाया, जो आज 5 मुल्क इसमें आ गए जी। जो मुल्क की तकसीम हुई या जो भी हो गया। तो उसको छोड़कर उस वक़्त भी, उस दौर में भी रोयत इलाक़ाई जोग्राफियाई सतह की थी, क्योंकि ये जो घाटियाँ हमारी जोग्राफियाई हिंदुस्तान के अंदर जो बनी हुई हैं वो रीजन को तलाश करती हैं। और मैंने केरला के लोगों से भी बात की, मैंने एस्ट्रोनॉमी के लोगों से भी बात की, जो बड़े बड़े लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि आपकी शरीयत गलत नहीं है, उसका जो इंटरप्रिटेशन कुछ लोग देते हैं उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा, आम आदमी उससे बिल्कुल उसमें परेशान हो जाता है। उसमें ये इंटरप्रिटेशन ये है कि जैसा कि बुंदेलखंड की वादी है, या फिर ये हमारी ईस्टर्न घाट है जी, या वेस्टर्न घाट है, ये दो घाटें हैं। उन्होंने कहा कि ये मून साइड जो होता है इस तरफ नहीं होता, दक्षिण के ऊपर बाद में होता, दक्षिण से पीछे, जैसा केरला में ये अदन की जो क्रिसेंट होती है, यानी अदन की क्रिसेंट के मतलब ये होती है कि जो अरेबियन सी के अंदर से आती है, अरेबियन सी के अंदर से होते हुए ये मालदीव, मलबार होते हुए मस्कत, यूएई की तरफ जाती है राउंड, वहाँ चांद ज़रूर दिखता है, लेकिन हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में नहीं दिखता। तो इसलिए से ये जो रोयत होती है वो जोग्राफियाई चीज़ों के ऊपर अरसा पहले जो है होती है। तो लिहाजा हम एक आम इंसान की हैसियत से, चूँकि हम उतनी शरह से भी उतना वाकिफ़ नहीं है, ना ही हमको एस्ट्रोनॉमी का कोई ऐसा बड़ा ज्ञान है, जी हाँ, सितारों का जो कहकशां की जो इल्म होती है, एस्ट्रोनॉमी जिसको कहते हैं। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि यकीन ईद ज़रूर मनाएं। एक दिन का हो सकता हुआ, जैसा आपने कहा कि एक दिन के लिए वक्त हो सकता है, तो इसमें कोई तनाज़े की ज़रूरत नहीं है। अरे मलबार वाले बना लेते हैं, हम क्यों नहीं बनाएं, तो ये कोई दलील नहीं है, ये दलील शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए, ये है। अब रही बात आपका जो मेन कोर इशू है आज का, जो आपने डिबेट का हिस्सा बनाया, देखिए जब तक समाज में यानी दोहरा मियार रहता रहेगा, जब तक समाज में अदल इंसाफ के दोहरे पैमाने बने रहेंगे, जब तक एक तबके को नीचा करके दिखाया जाएगा, अमन सिर्फ हथियारों से या ताकत के ज़रिए अमन कायम नहीं किया जा सकता। और जंग व जिदाल को, यानी जब ख़तरात बढ़ते हैं या कुछ दहशतगर्दी हो या जो भी हो, तो हथियार के ज़रिए हथियार को खामोश नहीं किया जा सकता। ये जो फार्मूला है हम तारीख़ में देखते आए हैं, और बल्कि अपने मौजूदा खुद दौर में हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि एक ताकत के ज़रिए एक दूसरी ताकत को खामोश करने की जो बात है जी, बल्कि उसके लिए बातचीत की मेज़ पे आना पड़ता है, चाहे वह गज़ा का सिचुएशन क्यों ना हो,
बिलाखिर मेज़ पर आने की, यानी अमन के ज़रिए ही बात हो सकती है, हथियारों के ज़रिए, चाहे वो यूक्रेन की बात क्यों ना हो। मैं ये हालिया अरसे में हो रहा है, वैसे माजी में तो बहुत कुछ हुआ। अब रही बात नेक्सल की, नेक्सल माओ मूवमेंट क्यों आया? ये माओ मूवमेंट आज का नहीं है, ये हमको विरसे में मिला जब हमारे पास क्राउन की सरकार थी, बरतानिया की सरकार थी। किस तरीके से वहाँ जागीरदारी निज़ाम हमारे पास राइज था, और इस जागीरदारी निज़ाम में समाज का जो पिछड़ा तबका, जो बिल्कुल ट्राइबल तबका था, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। उनके साथ भी आज भी देखिए, आज भी मैं हमारे नाज़रीन से कहूँगा, जहाँ मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मेरा इलाका जो है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का इलाका है, मैं आपको ऐसे कई मौज़ूआत, यानी जो छोटे छोटे हैमलेट्स जिसको कह सकते हैं, मैं आज भी आपको बताने तैयार हूँ, जहाँ बार्टर सिस्टम चलता है, यानी माल के बदले माल। कबायली रीठा लाते हैं, इमली लाते हैं, मुख्तलिफ जंगलाती जो चीज़ें होती हैं, शहद लाते हैं, फला लाते हैं, उसके बदले में केरोसिन, ये छोटी चीज़ें, तेल, साबुन, ये चीज़ें जो है खरीद मतलब लेते हैं। मतलब मैं कॉन्टेक्स्ट में और पस मंजरा पे बाद में जाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा अभी मतलब मैं आपसे बहस करना चाहूंगा मैं इस हवाले से कि हमारे अमित शाह साहब जो कह रहे हैं कि नक्सलिज्म का खात्मा कर देंगे, और तो आपकी बात से ये बात नहीं कर रही है कि बातचीत की जाए, तो बातचीत मतलब ये बात है कि बात करें। मैं 2 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं ये पस मंजर में हमाम नाज़रीन को करंट पर हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम जो सूरत हाल है उस पे जाएंगे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये ताकत के जरिए ये कुछ लोगों को हलाक कर सकते हैं, तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकते। तहरीक जिंदा रहती, तहरीक वो पिछली सरकारों ने किया था। नहीं, ये सरकारें ये भी नहीं कर सकते, ये भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन बातचीत कर रहे थे। ये सरकार तो बड़ी मजबूत है, जैसे को तैसा करने वाली है, वैसा ही करके वो काम करने वाली। मैं वाज़े कर रहा हूँ, ठीक है, तहरीक को कमजोर जरूर करेंगे, ताकत के जरिए नीचे दबाएंगे, लेकिन ये खत्म हो जाएंगे, वो तहरीक देखिए ना आप नताइज तो देखिए, अगर शिद्दत के साथ अगर हमारी सरकार ऐसा काम करती है और 16-16, 20-20, 25-25 ऐसे इनको मारती है, तो देखिए मतलब कितना आगे क्या इसका नतीजा होगा। आप भी तो ये लोग दीवाने साहब से पूछते हैं, ये लोग दीवाने नहीं है। नक्सल तहरीक, मैं खुद जो है तहरीक जो है जंगलों में जाकर उनसे बात की। ठीक है, सरकार को काम करने दीजिए। वो लोग माजिद साहब बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो चाहे कुछ भी समाज में, वो अगर सरकार से टकरा रहे हैं तो फिर उनको अमित शाह साहब के बकौल मार दिया जाएगा। नहीं, ये गलत, जितने भी जंगल में सारे जंगल ढूंढेंगे और एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। ये आम तौर पर भाई साहब आप क्या कहते हैं? ये आम तौर पर ये तनाजुर है कि सरकार से नहीं है, ये सिस्टम से खिलाफ है। ठीक है, वो सरकार आप बाद में बात करेंगे, सरकार किसी की हो, ये सिस्टम बात करेंगे। अभी तो पिछली सरकारें बिल्कुल जो है ऐसी उनकी पॉलिसी थी, बिल्कुल नरम रवैया रहा करता था हर मामले में, उसकी मिसाल मामले में, लेकिन ये सरकार मजबूत सरकार। उसकी मिसाल मुत्तहदा, इससे पहले भी आपको बोल चुका हूँ, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश ने एक बहुत बड़ा तजुर्बा किया 2006 में, जब उन्होंने ओपन कॉल दी, कहा कि आप बातचीत नाकाम भी हो जाए तो हम आपको चेस नहीं करेंगे, आपको अपने जंगलों के हथियार रखने वालों के उसके बाद उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ये मामला खत्म हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ और इधर पूरी नेपाल की कॉरिडोर तक पहुंचाए, हमारे पास नहीं है ये। ठीक है भाई साहब, अभी जिस तरह से 16 की जो है किलिंग हुई है, 16 को मार गिराया गया है, हमारे वजीर दाखिला अमित शाह साहब इस बात के लिए जो है पुरअज़्म है कि हम जो है एक साल में 31 मार्च जो अगले साल का होगा उस तक जो है ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बल्कि अभी लिख कर रख लें, मुकम्मल तौर पर सफाया होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं माई साहब से कह रहा हूँ, माई साहब कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं, लेकिन अभी भाई हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई ये सरकार कर रही है, तो आप उसकी जो है कॉन्टेक्स्ट में गए थे। जी भाई साहब, मैं आऊंगा, मैं जरूर आपसे सवाल करूंगा। मैं जरूर ये बात कहूंगा कि अगर सरकारें कर पाए तो अभी होता क्यों जी, माओवाद अभी क्यों होता? हाँ, अगर पिछली सरकार खत्म कर पाती तो फिर 11 साल में 11वें साल में भी आप की बात कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि पिछले 10 साल में तो आप भी नहीं खत्म कर पाए ना, तरीका कोई भी अपनाया गया हो। बिल्कुल सही पॉइंट है, सही पॉइंट है बिल्कुल। जी जी, अब अगर ये कह रहे हैं गृह मंत्री कि वो खत्म कर देंगे तो वो खत्म 10 साल तक कहाँ बैठे मानने के अलावा और क्या? नहीं, कार्रवाइयां तो जारी थी ना, कार्रवाइयां तो की जा रही थी। अब जिनके पास 60 साल रहे, 65 साल रहे, उनका काम था। ये 10 साल को क्यों आप सिर्फ दे सकते हैं? 10 साल हो सकता है, कार्रवाइयां हुई, उसमें भी मारा गया, और अब ये पॉइंट आ गया है कि अब 12वें साल बिल्कुल खत्म कर देंगे। चलो, अगर ये पॉइंट आ गया है कि 12वें साल में खत्म कर देंगे तो कर दे, मगर मेरा तरीका, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय नागरिक हैं,
भारतीय नागरिकों से अगर मान्या उनकी परेशानी पूछी जाए और उसे हल करने की कोशिश भी की जाए, अगर जायज हो और नेशन को खतौरा ना हो, नेशन का बंटवारा ना होता हो, और अगर का आर्थिक मांग है या कोई संपन्नता की मांग है उन्हें पूरा करके भी खत्म कर दिया जाए तो शायद खून खराबी से बच जाए। क्योंकि देखिए जब देखिए आपके इस पॉइंट को तभी माना जाएगा क्योंकि हमारा ये एक नस्बुल ऐन है, वो ये है कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकते। तो आप गोली के साथ बात करना चाह रहे हैं तो फिर गोली के साथ बात नहीं होगी। नहीं, अच्छा एक बात बताइए ना, देखिए हम एक तरफा कोई बात करना चाहे या सुनना चाहे तो वो अलग बात है, पर सच्चाई ये है कि दुनिया भर में बोली के साथ भी बात होती रही है और वो नेशन टू नेशन होती है। अगर बात तो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो बोली टू बोली हो या बोली टू बोली हो या बोली टू बोली हो, ये आखिरकार तो बातचीत के रास्ते पर चीजें आती है। मगर एक बात मैं कहता हूँ कि देखिए एक बात है कि अगर भारतीय नागरिकों को उनकी जरूरतें पूरे करके किसी तरह निकाला जाए तो ये एक सरकार का दायित्व है। और दूसरी तरफ जो लोग बंदूक उठाकर आज तक पिछले जो है 80 साल या 70 साल में कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं, तो फिर वो रास्ता क्यों नहीं बदल लेते हैं? वो बातचीत के अलावा देखिए एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज में प्रोटेस्ट का सबका अधिकार है, तो आप जो है अहिंसावाद वाला जो गांधी जी वाला प्रोटेस्ट है वो करिए। आप जान लेकर ही क्यों जो है हासिल करना चाहते हैं कोई चीज? जान देने की ताकत रखिए ना भाई, आप जान देने की ताकत रखिए। अगर आपको इतना प्यार है उनमें जंगल में रहने वाले उन गरीबों से जिनके पास खाने पीने को नहीं है, जिनके कल्चर अलग है, जिनकी मान्यताएं अलग है, जो अपनी मान्यताओं के अपने विरसे के साथ जीना चाहते हैं, बिल्कुल आप उनकी मांग को अगर मनवाना चाहते हैं तो आप उनके लिए तो बिल्कुल आप बिल्कुल अमित शाह साहब भी तो यही बोल रहे हैं ना, तो बड़ी सही बात बोल रहे हैं आप। तो आप बिल्कुल तायद करना चाहिए, आप बल्कि तायद कर रहे हैं आप। बिल्कुल दुरुस्त बात है, यही है कि भाई आप सिविल तरीके से आप एहतजाज करें, आपकी बात को रखें, बंदूक को छोड़ें। अगर बंदूक को नहीं छोड़ते हैं तो सफाया होगा 1 साल में। That's it. बंदूक का जवाब एक बात बताइए ना, कोई भी ईमानदारी की बात तो ये है ना, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो या कितनी भी बड़ी हो, बातचीत आप किसी के सामने अगर कनपटे पे रिवॉल्वर लेके खड़े होंगे तो उसे कोई बातचीत थोड़ी कही जाएगी। उसे तो आप ये कहेंगे ना कि आप अपने ताकत और दबाव के दम पर बात बनवाना चाहते हैं, वो अलग बात है। देखिए इस पूरी मुहिम में ना बड़ी कंट्रोवर्सी है। ठीक है एक लफ्ज में बात जवाब दे देना आप, एक लफ्ज में जवाब दे दें। अमित शाह साहब ने जो कहा है, जो स्टैंड सरकार का है, वो करेक्ट है? नहीं, मैंने ये कहा है करेक्ट और ना करेक्ट तो जब होगा ना जब पूरा हो जाएगा। सीधी बात ये है कि अगर अमित शाह साहब नहीं, जो एक्शन लेने की बात की जा रही है, जिस तरह के ऑपरेशन की बात की जा रही है, जिस तरह के सफाई की बात की जा रही है, तो वो फिर जो है सरकार का जो कदम है या होगा, जो ऐलान हुआ है, उसकी तायद करनी चाहिए ना, चाहे आप जर्नलिस्ट हो चाहे जनता हो। अगर कोई गोली से हासिल करना चाहता है और गृह मंत्रालय जो है उसे गोली की ताकत को दबाने के लिए सफाई की बात कर रहा है तो मैं तायद करूंगा, बिल्कुल तायद करूंगा। ठीक है भाई साहब, करना चाहिए ना। अब आप क्या बोलेंगे? मतलब ठीक है, अगर आप अपनी बातचीत को मनवाना चाहते हैं तो आप बंदूक को छोड़ें, सड़कों पर आए, गांधीवाद जो तरीका था हमारा, हमने आज़ादी हासिल की, वही तरीक़ाकार अपनाएं, जेलों में जाएं, गोलियां खाएं, मतलब जो भी हो सकता है, लाठियां खाएं और अपनी बात को रखें। बंदूक के साथ वही गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती। भाई साहब यहाँ पर रॉन्ग हो गए, यानी गोली और बोली उन्होंने कहा कि दुनिया में होता होगा, लेकिन हमारे पास नहीं हो सकता। नहीं, देखिए आप चाहे गोलियां कितनी भी चला लें जी, अमन के लिए तो गोली कौन चला ले? सरकार चला ले या फिर कोई भी तहरीक चला ले? मेज पर तो आना ही पड़ेगा। बातचीत बगैर जो है बोली तो करना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे गोली और किससे कह रहे हैं? नहीं, आप किससे कह रहे हैं? जो मुसल्ला लोग हैं उनसे कह रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं? नहीं, हर दो से कह रहा हूँ मैं कि मुसल्ला लोग क्यों, उन्होंने किस मजबूरी में हथियार उठाए, उनका एक नजरिया है। नजरिया ये है कि लैंड रिफॉर्म्स होना है, ट्राइबल जिंदगी को, जैसा भी वाहिद साहब ने भी बताया, वाहिद नसीम साहब ने, उनकी अपनी जिंदगी, उनके कल्चर का तहफ़्फ़ुज़। अब आप देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ, लद्दाख में जी काफ़ी बड़ा जो है, वो लद्दाख में जो 370 ख़त्म होने के बाद वो लोग अभी भी आज भी अपनी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक हमारी जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हड़ताल पर है कितने अरसे से। वो लोग हथियार नहीं उठाए। बता लो उनकी वजह क्या है? आपने सबको ओपन करके वहाँ की ज़मीनात कारपोरेट के हवाले कर दी और माइनिंग कर दिया, नंबर 1।
दूसरा, ट्राइबल एरियाज में, जंगलाती इलाकों में आपने हजारों एकड़ ज़मीन अपने चहेतों को दे दिया, माइनिंग शुरू कर दी वहाँ, ज़मीन से हमारा जो कुछ मामला निकालना जा रहा है, इसके वजह से ये जंगलाती ज़िंदगी उजरन होकर रह गई। और उनकी ज़िंदगी, मैं देखिए, हम स्टूडियो में बैठ के बजाय मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, वाहिद साहब तो खैर फिरते रहते हैं, उनको तो अंदाज़ा है, मैं आपसे मैं खास कर रिक्वेस्ट करूँगा, कभी आप मौका दीजिए, कभी भी किसी भी ट्राइबल बेल्ट पे हमारे साथ चलिए आप, वहाँ की ज़िंदगी देख के बोलेंगे कि आज इंसान, मैं ये कह रहा हूँ ना कि बार्टर सिस्टम, आज़ादी के कितने 77 साल हो चुके, रोशनी नहीं है वहाँ। हम दावे ज़रूर करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर दावे करते हैं, तखरीरों में दावे करते हैं, हमने इतने गाँव को रोशनी उजाला कर दिया, इतने चीज़ों को उजाला कर दिया, उनकी ज़िंदगी आज भी अंधेरे में है। किस तरीके से लोग उनका इस्तेसाल करते हैं, उनके इलाके का इस्तेसाल करते हैं। लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो पा रही। अब तो देखिए, मुसलमानों से लैंड खींचने का था तो लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए फला लैंड एक्विजिशन, फला एंड एक्विजिशन, ये कानून वो कानून, जागिर अबॉलिशन, वो अबॉलिशन, ये अबॉलिशन करके ले लिया। अब खुला कर दिया, हज़ारों एकड़ ज़मीन आप जो है कारपेट के हवाले कर रहे हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है किसी के नाम पे लीज कर दे रहे हैं कि आप कुछ भी कीजिए। तो उन आदिवासियों को इनडायरेक्टली ये पैगाम है कि भाई छोड़ें, जंगल छोड़ें, आप आ जाएं यहाँ पर, शहरों में आ जाएं, या छोटे छोटे शहरों में आ जाएं, ये जंगल छोड़ दें आप। वो पहले का आपने रह लिया बात जी, समझ नहीं आप निकल जाएं। सीधी सीधी सरकार की बात बोल रहा हूँ भाई साहब मैं। ये ज़मीन किसकी है पहले ये बताइए, ये ज़मीन पे किसका, मेरा हक है या दिल्ली पे बैठ के हुकूमत करने वाले का हक है? वो तो देश का नहीं, ये कैसे बात करते हो? देश देखिए, देश जब यहाँ देश वाले कौन है नहीं पता है। नहीं, देखिए, माओ वाले भी ये कह देंगे हाँ ठीक है हम बात करने के तैयार हैं, लेकिन इनके जरिए, इनको ताकत के जरिए कुचलाने की कोशिश पहले सरकारों ने भी किया है। ठीक है, जैसा अभी वाहिद साहब ने वैलिड पॉइंट उठाया, ठीक है भाई, 10 साल से आप सो रहे थे क्या? 10 साल से क्यों नहीं किया? 10 साल कोई मामूली वक्त है, आपके पास 16 लाख की फोर्स है आपके पास, और उतनी ही तादाद पैरामिलिट्री फोर्सेस तो जम्मू कश्मीर में है ना। अरे वो देखिए भाई, बड़ी था 10 लाख तकरीबन जम्मू कश्मीर में ज्यादा। मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, लोग ठीक है, बड़ा अच्छा रहेगा लोगों को मेरी बात भी अगर आपकी बात के साथ। नहीं, ठीक है आप ऐड कीजिए, उतनी ही तादाद पैरामिलिट्री फोर्सेस की है जी, ठीक है, हेलीकॉप्टर लगाइए, फलां कीजिए, इनको कुचल के दे दीजिए, क्या फिर मसला हल होगा? मैं असल मसला, ठीक है, ये ठीक है, कुछ हथियारों के जरिए कुछ लोगों को आप उनको हलाक कर सकते हैं, और जैसा वाहिद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे शहरी हैं, ये हमारी लोग हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं, लेकिन उन्होंने ये शहरों की चूंग यानी चकाचौंध रोशनी से हटकर उन्होंने कहा कि कांस के लिए उन्होंने अपने कुर्बानियों के लिए जंगल की राह ली, जंगल में कबायलियों के लिए काम करना किया, और इनके जो हाइड आउट है, इनके जो यानी छुपने के जो मामले हैं, ठिकाने जो हैं, वो ट्राइबलों के घर है, ट्राइबलों के दिल है इनके, यही इनका। और असला कहाँ से लेते हैं, पैसा कहाँ से आता है, ये भी सवाल है। अच्छा, जब आप देखिए, मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं, मुल्क की सारी सरहदें, ज़मीन की सरहद, पानी की सरहद, फ़ज़ा की सरहद आपके हाथ में, इनके पास आपकी फोर्स से ज़्यादा यानी असरी हथियार कहाँ से आते, कहाँ से मिलता है इनको हथियार, कौन देता है इनको, कौन सा इनका जो है सिस्टम है, कौन सा कोरियर है इनके पास जो इनको हथियार का? क्या आप सोते रहते? अक्सर मैं देखता हूँ, आप भी अक्सर वो करते हैं कि वो सरहद पार से वो इन्फिल्ट्रेटर मारा गया, फला गया, वो अंदर आया था, वो इतने साल से था, वो था, तो क्या आप छुड़ियाँ पहन के बैठे थे सरहद पे? नहीं, क्या कर रहे थे? नहीं, ये बहुत, ये मैं समझ रहा हूँ, कार्रवाइयाँ होती है, हमारे फौजी जवानों की भी जाने जाती है। नहीं, फौजी, मैं फौजियों की तरफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जवाबदाह वज़ीर दाखिला को बना रहा हूँ, वज़ीर दाखिला जवाबदाह है, हमारा फौजी तो काम कर रहा है, उसको तो आप दाल के बदले हल्दी का पानी पिलाते हैं। आप खुद कवर करें ना, नसीम साहब खुद कवर करें ना वो स्टोरी कुछ साल पहले की जी, कैसे जो है हमारे BSF का जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो एक अहदेदार, वो शिकायत कर रहा है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, खिदमत से बर्खास्त कर दिया। नहीं। जैसे मैंने बताया कि माओइज्म, नक्सलिज्म, टेररिज्म, कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल इख्तिसारन भाई साहब, थोड़ा सा इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें, क्योंकि सरकारें भी हमारी डिफ्रेंशिएट करती रही हैं और अब तो मज़ीद शिद्दत के साथ इसमें करती हैं। हालांकि अगर हम इसमें देखें तो माओइज्म में भी बंदूक है, नक्सलिज्म में भी बंदूक है, टेररिज्म में भी बंदूक है, कम्युनलिज्म में भी तशद्दुद है, बंदूक भी है, और फिर इसके साथ साथ अगर हम कैपिटलिज्म देखें तो वो अलग बिल्कुल उसकी अलग नौइयत है, हम अलग कर देंगे थोड़ा सा उसको, लेकिन ये सारे बंदूक वाले हैं, लेकिन इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इनके नज़रियात को देखें तो शायद एक सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी भाई साहब, लेकिन थोड़ा सा इख्तिसारन अगर आप बात करें तो मैं जानना चाहूँगा सारी चीज़ें किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी खित्ते के लिए यानी किसी सूरत बेहतर नहीं हो सकती। जी भाई साहब।
देखिए, हर जो नज़रियात थ्योरीज होती हैं जी। उसकी बुनियाद यही होती है कि अवाम की फलाह व बहबूद हो। माओ ज़ेतंग जी। जो चीन कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत इनकलाबी लीडर, और उन्हीं के नाम पर ये माओ तहरीक, माओ तो नहीं रहे, और माओ का नज़रिया चीन में किस हद तक है वो अलग सवाल है। हम्म। लेकिन हिंदुस्तान में वो एक यानी क्या कहना चाहिए, स्कूल ऑफ थॉट जैसा कह सकते हैं, यानी एक मकतब, एक जो है विचारधारा जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वो बनी भी है। वो विचारधारा अपनी जगह है। विचारधारा में यानी उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई काम सलीके से ना हो तो उसके लिए ताकत का इस्तेमाल हमारे लिए जायज़ है। वो उनकी थ्योरी है, वो थ्योरी माओइज़म की थ्योरी है। अब माओइज़म नेक्सलिज्म एक दूसरे के एक सिक्के के दो रुख हो सकते हैं जी। तो माओइज़म की एक थ्योरी है। माओइज़म की थ्योरी के मुताबिक ये किस तरीके से अराज़ी की तकसीम होना, लोगों में जो है हिस्सेदारी बराबर की होना। अब आप देखिए हिंदुस्तान में, जैसा कि आप खुद कह रहे थे जी। कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे 20 ख़ानदान हैं जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दौलत रखने वालों में हैं, जिनमें 10 जो दुनिया के बड़े लोगों में 2 हिंदुस्तान के भी लोग शामिल हैं, जिनकी इतनी बड़ी दौलत है। ये दौलत की गैर मुनासिब तकसीम माओ तहरीक के ख़िलाफ़ है। माओ जो थ्योरी है, माओ थ्योरी के ख़िलाफ़ होती है। ये कहते हैं कि दौलत की तकसीम मुनासिब और मुतनासिब हो। तो ये एक उनका नज़रिया है। अब इसके लिए नक्सल तो खैर आप देखिए, नक्सलवाड़ी जो वेस्ट बंगाल में, इसकी बड़ी हिस्ट्री है। तो वो इसी माओ की तहरीक पर इसको मुनज़्ज़म किया गया, और ये हथियारबंद। तो नक्सलिज़म हथियारबंद होता है कि हाँ, हम हथियार के ज़रिए इनकलाब को बर्पा करेंगे, सबको इंसाफ दिलाएंगे। हालांकि ये हिंदुस्तान के जमहूरी सिस्टम में ही है। इब्तिदा में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, ख़ासकर इंदिरा गांधी के दौर में, यानी अराज़ियात की तकसीम का काम बहुत बड़ा हुआ। इवन छोटे छोटे कदन, और आचार्य विनो भावे जी, जो एक बहुत बड़े जो है विदर्भ के बहुत बड़े कायद और जो है यानी मुजाहिद आज़ादी थे, तो उन्होंने भूदान तहरीक शुरू की थी। तो भूदान तहरीक की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में ये नक्सल तहरीक या माओ तहरीक बड़ी कमज़ोर हो गई। और एक बात बताऊं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आप, एक तो ये है कि बातचीत को बुलाया गया, और दूसरा उन लोगों ने जो चीज़ें रखी थी कि भाई यहाँ भी जो है दौलत की तकसीम सही हो, और छोटे किसानों को यानी काश्तकार किसानों को उनको जो है मालिक बनाया जाए। तो ये चीज़ें कुछ हद तक हुई, जिसकी वजह से यहाँ भी तहरीक कमज़ोर हुई। छत्तीसगढ़ से लेके नेपाल तक एक बड़ा कॉरिडोर है। देखिए अभी छत्तीसगढ़ से लेके वया मध्य प्रदेश, बिहार, नेपाल तक जाता। उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका भी आता है इसके अंदर, खासकर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो होता है ना, वो आता है। भाई साहब, आपकी इजाज़त देखिए, मैं यहाँ पर ये अर्ज करना चाहूँगा कि देखिए, न सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ कि न सिर्फ ये, बल्कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में भी जाएं तो वहाँ पर नागाज थे और दीगर, अभी अगर बात करें कुकीज़ हैं, जिस तरह से हो रहे हैं मुसल्ला जो लोग हैं, तो मैं यहाँ पर हर किसी से अगर आप सवाल करेंगे उनके तर्जुमान से, तो वो एक अपना समाजी राइट बताएंगे, वो इंसानी एक अपना राइट बताएंगे, और बताकर इवन टेररिज्म की भी बात अगर हम करें तो वो भी अपना एक राइट बताएंगे। वो बताकर ये कहेंगे कि ये हमारे राइट्स हैं, इसकी जो है तकमील नहीं हुई, जिसकी वजह से हमने बंदूक उठा ली है। तो मेरा बुनियादी तौर पर सवाल यहाँ पर ये है कि अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं? क्या वजूहात है? हर कोई जो है ये बता रहा है कि हमारी ज़मीनें हमसे खींच ली गई, कोई कह रहा है कि हमारी इज्जत व आबरू खींच ली, हमारी जो है उस पर बनाई, कोई कह रहा है कि हमारी ज़मीन हमसे खींच ली गई, कोई कह रहा है कि हमारे वतन से हमको बेदखल कर दिया गया। मतलब मुख्तलिफ उनकी अपनी वजूहात हैं, लेकिन एक तरफ सरकार है, लेकिन सरकार सबसे अलग अलग ट्रीट कर रही है। थोड़ा सा उस हवाले से ये बिल्कुल आपने बात सही कही। अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हाँ, नागा का। जी, नागा ने बंदूक नहीं छोड़े, वो लोग जी, वो बंदूक रखते हुए बातचीत के लिए बिल्कुल। क्या होना नहीं, ये बता रहा हूँ मैं। जी हाँ, सरकार को दोहरा मेयार इख्तियार नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल माओ जो तहरीक से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी दावत देने में क्या हर्ज है? उनको भी, और दावत अगर नाकाम हो जाती है तो सेफ पैसेज, जैसा आंध्र प्रदेश ने 2006 में करके दिखाया था
सेफ पैसेज, ठीक है, फिर अपने हाइडआउट पे जा सकते हैं आप। हो सकता हम तो है, रोक हो सकते- नहीं, सकता है नहीं, जितने ये टेररिज्म में जो नहीं आते उन सबसे बातचीत हो जाएगी, लेकिन ये टेररिस्ट जो है उनसे बातचीत नहीं होगी। मैं उस तरफ आऊंगा नहीं, नहीं, मगर आप जी, देखिए, आप जी। पहले ये बताइए मुझे, जी, हो सकता है माओइस्टों से भी हो नहीं, जाए नहीं, बात। आपके मुताबिक जी टेररिज्म का डेफिनेशन क्या होता है? बिल्कुल, उसी तरफ ये मैं इस पे पहले चाहूंगा। आइए, उसके बाद आप बात कीजिए। ठीक है भाई साहब, आप क्या कहेंगे, मतलब इतने सारे मुसल्ला आम जो है, जो हम कहेंगे कि जो अपने आप को स्ट्रगल कहते हैं, या लेकिन दूसरे जो है इनको कुछ और नाम देते हैं, या सरकार उनको कुछ और नाम देती है, लेकिन इसमें फ़र्क हम क्यों करते हैं? सबका अपना अपना दावा है भाई साहब, लेकिन ट्रीटमेंट सबसे अलग अलग है। किसी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट है जैसे वो देश ही के लाल हैं, बहरहाल वो गलत रास्ते पर चले गए, अब हम उनसे जो है ट्रीट करेंगे, लेकिन किसी से बिल्कुल अलग अंदाज है। तो मैं जानना चाहूँगा क्या है वो मामला। देखिए, इस मामले को थोड़ा सा डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें आपको समझना पड़ेगा, अगर आप जर्नलिज्म के नीयत से निस्बत से समझना चाहते हैं। देखिए, इस यहाँ पर एक पंजाब में तहरीक चली जो खत्म हो गई, उसके अलावा आशू आसाम में, बोडो वो तहरीक भी थी, गोलियां चली, सब कुछ हुआ, बाद में खत्म हो गई, बातचीत की, मामला निपट गया। उसके अलावा नागा के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उस मूवमेंट को खत्म किया। कुल मिलाकर अगर अलग अलग इलाकों में देखें तो मूवमेंट चले हैं और खत्म हुए हैं। आप एक बात मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा कि जो नक्सलवाद या माओवाद की हम बात करते हैं, इस माओवाद की थ्योरी को इंटेलेक्चुअल्स ने जब शुरू किया था, या नक्सलवाद को, नक्सलवाड़ी एक गाँव है दरअसल धौलावाड़ी के पास, काकरविटा के पास, जो सिलीगुड़ी के कुछ इलाकों के नजदीक वो गाँव है, वहां से चारू मजूमदार ने जिस मूवमेंट को शुरू किया था, असल में कम्युनिज्म का एक मूवमेंट था जिसकी बात जो है माजी साहब ने की है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक कुछ तहरीक का मकसद उस वक्त ये होता था कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में, बंगाल में बंधुआ मजदूरी, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी बंधुआ मान सीखेगा, बंधुआ मजदूरी होती थी। जमींदार एक होता था और तमाम जो लोग गांव के होते थे वो उसमें ज्यादातर उनके यहाँ खेती बाड़ी में मजदूरी का काम करते थे, बदले में सिर्फ रोटी मिलती थी। पहले वो गुलाम रहते थे, फिर उनके बच्चे होते थे, फिर उनके बच्चे होते थे। आजादी की कोई सूरत हाल नहीं थी। उस वक्त जब मूवमेंट शुरू किया गया तो तमाम इंटेलेक्चुअल के इंसानों को इंसानी वैल्यू के साथ में जीने देना चाहिए। फिर सिलिंग एक्ट आया, वो जो जमींदारा था खत्म कर दिया गया, इस तरह की बदवा मजदूरी पर बैन लगा दिया गया। यानी अगर मूवमेंट की मुख्य मांगों को देखें तो वो खत्म कर दी गई। अब बात ये उठती है ईमानदारी की, जो कोई भी बुद्धिजीवी नहीं करेगा। यहाँ दो तरफा बातें की जाती है, या तो कोई किसी बात के खिलाफ होता है या उसके समर्थन में होता है। तो बीच का रास्ता कोई, मतलब जो सही रास्ता है कि आधा इधर का जो गलत है वो इधर का गलत कहा जाए, जो उधर का गलत है वो उधर का गलत कहा जाए, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादातर आपको यही मिलेगा कि कोई दाई तरफ खड़ा तो दाई तरफ ही खड़ा रहेगा, बाई तरफ खड़ा तो बाई तरफ ही खड़ा रहेगा। खैर, जिनकी मर्जी है खड़े रहे। मैं एक ईमानदाराना ये बात करता हूँ कि जब वो माओवाद के तहत कि भाई सबको बंटवारा होना चाहिए, वो सब चीजें भी कर दी गई, जमीनें भी बांट दी गई। यहाँ पर एक ये भी एक इतिहास है, वो भी चेक करना चाहिए। तेलंगाना में अलग बाद में किया गया तो वहाँ पीस हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने इसे रोजगार बना लिया, जो बाकायदा गन उठाते हैं और उन जमीनों से नहीं हटना चाहते, और हटने क्यों नहीं देना चाहते, इसमें कड़वी एक और भी सच्चाई है। अगर कोई कहीं पर किसी जमीन के अंदर डिपॉजिट है मिनरल्स का, रेयर अर्थ मिनरल्स का, या किसी भी बॉक्साइट का, क्रोमाइट का, स्टील का, भाई आप ये कोई कहे कि जंगल में अगर आपको जो रिहेबिटेशन आपका करना है आप वो भी नहीं देंगे और उसी जमीन पर बैठे रहेंगे, तो ये कोई ना कोई पीछे बैठ के ब्लैकमेलिंग को जो है वो हवा देता है। आप मुख्य धारा में आप नहीं आना चाहते हैं तो आप अलग कल्चर, अलग चीजें, अलग दान बनवा लीजिए। अगर सरकार को डिपॉजिट चाहिए तो डिपॉजिट तो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, माजी साहब इसका जवाब देंगे, क्योंकि माजी साहब आपको मैं और बताना चाहता हूँ, देखिए मेरी बात को। तो सवाल ये था कि जो इस मूवमेंट को चला रहे थे, जब मुख्य मांगे मान ली गई थी कि ये जो जाबिराना कानून थे वो खत्म कर दिए गए, उसके बाद इन सब लोगों को गन उठाकर नहीं,
बल्कि उन जंगल के लोगों को लिए रोजगार पैदा करके देने चाहिए थे। आपने हैंडीक्राफ्ट में उनका मदद करनी थी। दुनिया में जाके डोनेशन मांगते, चंदा मांगते, जबरदस्ती जो है अधिकारियों से, ठेकेदारों से, बिजली पहुंचाने वालों से, सड़क बनाने वालों से, जमीन दबाने वालों, मतलब ये सब कुछ भी जो एक धंधा चलता है नक्सलवाद और माओवाद के पीछे, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। सवाल ये उठता है कि अगर आपको चाहिए था तो उनके अगर वो कल्चर में ही अपने काम करना चाहिए था। जैसे जदलपुर के इलाके में लोग जो है हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, आज भी उन्हें उनके माल की पूरी कीमत नहीं मिलती। जो बाजार में 200 रुपए का माल उनका बनाया हुआ आर्ट बिकता है, वो 2 रुपए में उनका खरीदा जाता है। आपको भी और सरकार को भी इन लोगों को समन्वय के साथ उनके लिए बाजार, उनके लिए बेहतर जीवन की, उनके पास आर्ट है, कला है, उसे निखारना चाहिए था, स्किल्ड उन्हें बनाना चाहिए था। ठीक है। ये सच्चाई भी तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो ठीक है। सवाल ये उठता है कि आप जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। कोई उद्योगपति अगर वहां पर कोई इंडस्ट्री या कोई देश या कोई विदेश अगर उस डिपॉजिट को निकालने देना नहीं चाहता तो वो नक्सलवाद और माओवाद को हवा देता है। कोई निकालना चाहता है तो वो उनका कत्लेआम करता है। तो कुल मिलाकर कुछ भी दोनों तरफ से सही नहीं है। ठीक है। ये तो कड़वी सच्चाई है। ठीक है माजिद साहब, मैं यहाँ पर ये तो वाजिद साहब ने जो कहा वो उस हवाले से भी चाहूँगा मैं, और उसके साथ साथ ये भी चाहूँगा कि क्या जो बंदूक उठाए हुए कोई भी हो, उनका जो भी नाम हो, जो भी उनकी नज़रियात के हवाले से उनको जाना जाता हो, लेकिन क्या नॉर्थ ईस्ट एक खिता हो गया और तेलंगाना या आंध्रा या छत्तीसगढ़ या झारखंड ये एक खिता हो गया, जम्मू कश्मीर ये एक खिता हो गया, पंजाब वो एक खिता हो गया। ये चारों मकामात पर अगर आप देखेंगे हर तरफ उधर भी बंदूक, उधर भी बंदूक, उधर भी बंदूक, इधर भी बंदूक, लेकिन ट्रीटमेंट डिफरेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ ये है कि सिवाय टेररिज्म को छोड़कर सबसे बात भी हो सकती है। आज भी अगर हमारे वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, हो सकता है कल ऐलान आ जाए कि हम किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ उसका मफाहमत कर लेंगे और मामले को सॉल्व करें, लेकिन टेररिज्म नहीं। और टेररिज्म के हवाले से वो टेररिज्म क्या है, वो कौन है? हमारे मुल्क में हम जिस तरह से देखते हैं तो टेररिज्म जिस तरह से दुनिया भर में जिसको टेरर करार दिया गया, उससे बातचीत नहीं हो सकती। तो ये अलग क्यों है? थोड़ा सा इस तरफ आप लोग आएँ, इस हवाले से कहें कि क्या रीजन भी जो है बंदूक उठाने के हवाले से डिफरेंट कर देता है मामले को, तशद्दुद को, हथियार उठाने को? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे कुछ देर पहले पूछा था जी कि टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है। टेररिज्म के लिए ज़रूरी है कि उसका हथियार उठाने वाला एक मुसलमान हो, सर पर टोपी हो, बड़ा जिब्बा हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, और वो यानी जो ट्रीटमेंट उनके मुताबिक ये जिहाद करने वाला होता है। तो ये एक डेफिनेशन आम हो गया है। और इस वक्त इस्लामिक फोबिया या तासुब इस खित्ते में, बर्र सगीर हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी उरूज पर हो चुका है। उसकी मिसालें आप रोज़ देख रहे हैं। अभी कल जुम्मतुल विदा था, फिर अब ईद, किस तरीके के बयानात कि आप मस्जिद की दहलीज के बाहर एक कदम भी अगर आपने किया तो आपका पासपोर्ट सीज हो जाएगा, आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा, आपका जो है। बल्कि ये हो सकता है कि मस्जिद की छत पर भी अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी पूरी ड्रोन से वीडियोग्राफी करेंगे और आपके खिलाफ केस बुक हो जाएंगे। तो ये जब हालत पैदा हो जाती है, तासुब की इंतहा जब हो जाती है, जबकि हमने देखा कि मथुरा नहीं बल्कि कई खुद हैदराबाद के शहरों में, हैदराबाद में आमतौर पर हर उसमें प्रेस नोट जारी होता है पुलिस की तरफ से कि आम रास्तों पे रंग खेलना मना है, लोगों पे नहीं डालना, जो लोग पसंद करते हैं उन्हीं के साथ रंग खेला करो। और आम रास्तों पर 144 मतलब अब तो 163 हो गया ना, BNS, उस पे है, उस पे 3 दिन तक डिबेट चलती रही। ये कैसी रिस्ट्रिक्शन है, क्या हो गया, फला हो गया, ये रिस्ट्रिक्शन ऐसा हो गया, पूरी जो है अपीसमेंट पॉलिसी ये बोल के है। और दूसरे और जबकि हमने देखा ये तो एक मामला था, लेकिन खुद यहाँ सड़कों पे हमने रंग खेलते हुए देखा। सड़कें 2-2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रही, होली जलाई गई। शुमाल में तो खैर भाई साहब कहेंगे मथुरा नहीं बल्कि मेरठ हो, कानपुर हो, इलाहाबाद हो, ये इसमें हो, पूरा दिन भर तक जो है सड़कें बिल्कुल जो है ट्रैफिक के लिए बंद थी। खैर मैं खुम का जिक्र नहीं करूँगा, खुम का तो अलग मामला था। तो ये बताना मकसद है कि ये दोहरा मेयार क्यों करते हैं। ये दोहरे मेयार की वजह से ही आपकी सोच, ठीक है भाई, दहशत गर्दी का आप नाम कुछ भी दीजिए, एक्सट्रीमिज्म, अब देखिए नक्सलर को आप एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, वहीं अगर वो
हथियार उठाने वाला मुसलमान हो जाता है, मुसलमान है, उसको आप दहशतगर्द बोलते हैं, दहशतगर्द हमला बोलते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है, चूंकि जिनके हाथ में मीडिया है वो लोग ये वर्ड कॉइन करे हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, आप भी यही बोलते हैं। तो ये बताना मकसद है कि जब आपने ये बात सही कही कि भाई ये तहरीक से जो बिल्कुल जो है मुसल्लह तहरीक है, अस्करी तहरीक जिसको कहते हैं, उनके साथ बातचीत हो सकती है, इनके साथ बातचीत क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ उनकी सोच, उनका जहन, उनका तासुब, उनकी बीमारी एक मज़हब के बारे में उनकी, वो उनको जाहिर करती है। उनका ये माइंडसेट है जिसकी वजह से उनसे नहीं हो सकता। ये अगर एक कदम भी बाहर मस्जिद के अगर निकाल के करेंगे, ये इनका पासपोर्ट जब्त होगा। जबकि मैं कुछ वकला से बात किया, पासपोर्ट कौन सी चीज़ों में जब्त हो सकता है, ये कहा कि पासपोर्ट जब्ती का इख्तियार अदालत को होता है। जब अदालत ये संगीनी को लेते हुए पासपोर्ट डिपॉजिट करने के लिए, पासपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में नहीं, अदालत में डिपॉजिट होता है, यानी संगीनी के लिहाज से, जैसा कि मुल्क से फरार हो जाएगा या फला हो जाएगा, लिहाजा ट्रायल होने तक, अभी अक्यूज को ट्रायल होने तक, कन्विक्ट होने के बाद तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ उससे बदतर और एक मिसाल, कल मैं खबर देख रहा था, आसाराम को जो है यानी छुट्टी मिल गई है फिर, और जो है गुरमीत सिंह राम रहीम को 17 या 18 बार छुट्टी मिल गई है, वो भी कन्विक्ट है, अक्यूज नहीं है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम, एक 17-18 लोगों की फहरिस्त है जो 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनके। ये अक्यूज हैं, ये कन्विक्ट नहीं है जी। इनको सिर्फ जमानत देने को मुश्किल हो रही है। तो ये जो दोहरे मेयार है, ये दोहरे मेयार एक यानी इंतहा पसंदी की तरफ, यानी रेडिकलिज्म की तरफ एक तबके को ले, जम्मू कश्मीर की भी बड़ी तादाद है। नहीं, ये रेडिकलिज्म वही होता है जी। अब रेडिकलिज्म का खात्मा आप हाइपर रेडिकलिज्म से करना चाहते हैं। अच्छा, उनके पास ये बंदूक है ना, हम ये बंदूक, अब आप अभी जिक्र कर रहे थे कश्मीर का, जब हम फौजियों की तादाद बता रहे थे तो कहा कि अरे भाई 8-9 लाख तो फौजी वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ की बात कर। आप बताइए 8 या 9 लाख फौजी एक छोटे से इलाके पे 50 लाख की आबादी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उन पर कितना खर्च हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, वहाँ क्या तरक्की हो रही, 77 साल में वहाँ क्या इंडस्ट्री कायम करके दिए, वहाँ टूरिज्म तो नेमत है। मैं एक राइटर को पढ़ रहा था जो हिंदुस्तानी है लेकिन अब स्विट्ज़रलैंड कभी जाता, तो उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत पाता हूँ, लेकिन यहाँ की सरकार ने उसको जो है जहन्नुम, जन्नत नशा कहते हैं ना उसको, यहाँ जहन्नुम बना के रख दिया। उसने खुद हिंदुस्तान के राइटर ने बात लिखी। यानी बताना चाहता हूँ कि तुम यहाँ की, इसको आप स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा इसको खूबसूरत बना सकते थे, इसको लोगों को ला सकते थे, लेकिन ये नहीं। यहाँ मुसलमान है, इसको हल्के की बंदी आप देखिए, कभी आप हल्के की बंदी का कर रहे थे, हल्के की बंदी आप वहाँ सेंसस से पहले कर दिया आप, हल्के बढ़ा दिया आप, क्यों चलता? वहाँ है मुसलमान है, हम कुछ भी कर सकते हैं। उनकी हैसियत स्टेटहुड निकाल के फेंक दिए, क्या है चलता? तो ये जो चीज़ है वो होने वाली नहीं है। इसकी वजह से अब देखिए, अब आप झगड़ा पैदा कर रहे हैं, साउथ वालों के साथ झगड़ा पैदा कर रहे हैं, साउथ वालों के साथ तासुब कर रहे हैं, क्योंकि अब ये एक नस्ली फ़र्क आ जाएगा। द्राविडियन और आर्यन की हम वो कहानी पढ़ते थे 3000 साल पहले की, वो कहानी से फिर हमको फिर शुरू, क्योंकि ये लोग अब गड़े खोद रहे हैं ना तारीख के, तो द्राविडियन भी बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं अच्छा ज़्यादा गड़ा खोदता हूँ, मैं कौन हूँ, तुम कौन है, तुम में हम में नस्लों का फ़र्क है, हम असल भारतीय हैं, तुम लोग भारतीय नहीं हैं। शुमाल के जो लोग हैं जो अब इस वक्त दंदनाते हुए आर्यन अभी कुछ नाम भी ले रहे थे आप जी, ये लोग तो ख़ाबिज़ लोग हैं, ये बाहर से आए इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ये लोग, असल तो हम लोग हैं, साउथ के लोग हैं, वाहिद नसीम साहब को छोड़ के। अच्छा ठीक है, बहरहाल इस पर जो है बात अलग हो जाएगी बिल्कुल। भाई साहब, मैं आखिरी सवाल करूंगा। बात यहाँ पर माजिद साहब की बात से तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि रीजन में भी अगर हम देखें तो फ़र्क हमको नज़र आता है। ये साउथ में है तो हो सकता है बात हो जाएगी और एक ख़ास जो है उनका नाम होगा तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसी के तनाजुर में अगर हम देखें, यानी कि साउथ ईस्ट यानी वहाँ की रियासतों में, नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में हो जाएगा, माओइस्टों से हो जाएगा, नक्सलाबाद से हो जाएगा, और उधर पंजाब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज में कोई ना कोई बात हो जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल, क्योंकि वहाँ का टैग अलग है, तो वहाँ से कोई जो है हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल हमको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। फिर साथ ही साथ माई साहब ने कम्यूनल जो फ़िरक़ा परस्ती है उस हवाले से भी जिक्र किया। भाई साहब, मैं आखिरी सवाल करूँगा, 2 मिनट है हमारे पास बमुश्किल।
क्या आपको लग रहा है कि ये जो मामलात हैं ये थोड़े से एक्सट्रीम होते नज़र आ रहे हैं, कार्रवाइयाँ एक्सट्रीम होती नज़र आ रही हैं, और हमारे देश के अतराफ व अकनाफ, चाहे वो बांग्लादेश देश हो चाहे नेपाल हो, वहाँ पर भी कुछ अजीब सी सूरत नज़र आ रही है? क्या आपको लग रहा है? 2 मिनट में भाई साहब। देखिए, अगर ईमानदारी से मैं पूरी सूरत हाल की बात करूं तो तनाव कम होता हुआ नजर आपको कहीं भी नहीं आएगा। वो बढ़ता हुआ आएगा क्योंकि पूरी दुनिया में एक नया निजाम लागू हो रहा है और नए निजाम में तनातनी चल रही है। चीन, रशिया और अमेरिका के बीच में यूरोप ने एक अलग राह पकड़ ली है और भाई इन सभी देशों के सभी इलाकों में मैं नहीं मानता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी डिस्प्यूट और कोई भी तहरीक बिना किसी बैक के हो सकती है। वो चल ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि उसमें फाइनेंस चाहिए होता है, उसमें सिस्टम चाहिए होता है, उसमें हथियार चाहिए होते हैं। किसी न किसी की बैक होती है, जिसकी बैक होती है उसके पीछे भी कोई और होता है और आपसे आखिरी कनेक्टिविटी बाकी 3 सुपर पावर के साथ जाकर मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये है कि तहरीक के जो मैं हालात अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में देख रहा हूँ तो मुझे हर इलाके में कुछ न कुछ जो है तनाव बढ़ते हुए नजर आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की वो हर देश को तोड़ देना चाहती हैं और उन्हें मुंतशिर करके कुछ नई लकीरें बनाना चाहती है जो उनके कंट्रोल में रहे। और दूसरी ताकतें हैं जो दुनिया में मल्टी पोलर यानी मल्टी पावर का बनाना चाहती है, एक मल्टी पावर को तोड़ना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी महसूस हो रहा है कि नक्सलवाद के हवाले से, माओवाद के हवाले से सख्ती, अगर सख्त बयान सामने आ रहे हैं, कार्रवाई सामने आ रही है यानी चंद दिनों में बिलखुसूस, तो फिर इसका माजी साहब फिर बिल्कुल नफरत और फिर गम व गुस्सा, फिर शायद पता नहीं हमको आने वाले दिनों में क्या होगा। जिस तरह से भाई साहब कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं अचानक से, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल बाकी रह गया। ये एंगल बिल्कुल इस पे भी आप है कि हो गया, 30 सेकंड में बता दें। नहीं, इसमें जो है जी, ये बिल्कुल जो भी मामलात होते हैं उनको लॉजिस्टिक की जरूरत होती है, लॉजिस्टिक और मनी की जरूरत होती है। तो जब तक इसके पीछे कुछ ताकतें रहती हैं, हर मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ताकतें काम करती हैं, जिसको फाइनेंस भी करती हैं, उसको लॉजिस्टिक भी फराहम करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन टोटलिटी हम इसको देखने की जरूरत है। लेकिन अभी मौजूदा हुकूमत में ऐसा नहीं है। मौजूदा हुकूमत देखा बिल्कुल एक खास तबके की खुशनुदी के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। तो ऐसे में ये काम सस्टेनेबल एक पूरी तरीके से, जैसा कि स्टेटमेंटशिप होना चाहिए, वो तदब्बुर वाला वो बिल्कुल लीडरशिप होना है, वो तदब्बुर वाला लीडरशिप नहीं बल्कि झूठ पर मबनी गलत बयान देने वाली लीडरशिप आ गई है, जिसकी वजह से खुद नुकसान होगा। एक बेचैनी जैसा माहौल ज़रूर नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया माई साहब, बाय साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।